हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो जब से केवीएस का नोटिस आया है रिजल्ट से रिलेटेड, जो इंटरव्यू के लिए एक्साइटमेंट है वो सबकी बढ़ गई है और लगातार कमेंट आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ बताइए इंटरव्यू में हम लोग अपना डेमो कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस था केवीएस इंटरव्यू का वो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो आप प्लीज उसे एक बार देख लीजिएगा। आज हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेशन की, और डेमोन्स्ट्रेशन में भी जब आप पोएम प्रेजेंट करेंगे, चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, या आपका जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है, उसके बारे में हम लोग टोटली डिस्कस करने वाले हैं। केवीएस एनवीएस इंटरव्यू में पोएम और डेमो, देखिए जो भी जिनकी लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, और जो भी आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज है उनकी अच्छी पकड़ है, तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है डेमो में वो होता है पोएम प्रेजेंट करना, क्योंकि बहुत कम वर्ड्स में ज़्यादा हमें एक्सप्लेन करना होता है। और ऑब्वियसली एक लेसन प्लान जो है वो 36 to 40 मिनट्स का होता है, उतनी देर आपका डेमो नहीं चलता है। आपका डेमो हार्डली 5 to 10 मिनट्स तक ही देखते हैं वो लोग, उसके बाद आपको स्टॉप कर दिया जाता है। तो वो 5 to 10 मिनट ही आपका ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप फाइनली सिलेक्ट होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। तो इसीलिए जो भी लैंग्वेज में इंटरेस्टेड है और ये चाहते हैं कि हम वहां जाकर मतलब कोई लैंग्वेज का कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, तो उनके लिए सबसे बेस्ट होता है कि पोएम पढ़ाइए। कई बार ऐसा होता है कि वो खुद से आपसे सामने से बोल देते हैं कि ये वाले क्लास के ये वाली टॉपिक पढ़ाइए। यूजुअली मोस्टली ऐसा ही होता है कि आपको ही कहा जाता है कि आप जो है कुछ हमें टॉपिक पढ़ा के दिखाइए जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाने में कंफर्टेबल है। ऑब्वियसली पीआरटी तो सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो उनमें से जो भी लैंग्वेज पढ़ाए तो उनके लिए पोम सबसे बेस्ट तरीका होता है उनको जल्दी और ज़्यादा इम्पैक्टफुल डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंट करने का। ठीक है, तो आपका डेमोन्स्ट्रेशन जो है जितना इम्प्रेसिव होगा, जितना इंटरेस्टिंग होगा, जितना मज़ेदार लगेगा उन लोगों को, उतना ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग में आपके पर्सनल इंटरव्यू होता है, कुछ आपसे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। वो कोई भी नहीं जानता कि वहां पे क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, लेकिन एक चीज जो फिक्स है वो है डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसकी तैयारी आप लोगों को पहले से करके चलनी है। हालांकि अभी मैं लैंग्वेज से रिलेटेड, पोम से रिलेटेड बता रही हूँ, बट जो कैंडिडेट्स किसी और सब्जेक्ट का कोई और कंटेंट पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो मुझे एक बार कमेंट करके बता दें, मैं उनको भी आइडिया दे दूंगी कि किस तरीके से आप क्रिएटिव वे में अपने लेसन को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं पोम के डेमोन्स्ट्रेशन की या पोम के लेसन प्लानिंग जब हम करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। एक तो आता है मॉडल रीडिंग जो कि टीचर करता है, दूसरा आता है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग बच्चे उसके पीछे करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका डेमो होगा उसमें आपको मॉडल रीडिंग तो करनी है, लेकिन लाउड रीडिंग जो कि स्टूडेंट्स करते हैं वो वहां नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं करेंगे। फिर तो एक तो मॉडल रीडिंग, मतलब जितने अच्छे से आप पोम को पढ़ा सकते हैं, जितने अच्छे से उसको गा सकते हैं, बोल सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ज्यादा नहीं, 7 से 8 लाइंस की अच्छी पोयम हो, कोई एनसीईआरटी की। जो पीआरटी है वो 5th तक कोशिश करे, 3rd 4th 5th की कोई पोएम ले, और जो टीजीटी है वो ऊपर के लेवल की लेने की कोशिश करे, वरना वो आप बहुत 1st 2nd की या फिर थर्ड मतलब छोटे लेवल की पोएम लेते हैं तो वो आपको कह सकते हैं कि आपने बहुत आसान चूज किया है। तो ऐसा मत करिएगा। आपका जो है ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, आप 5th लेवल तक को पढ़ाने में सफिशिएंट है पीआरटी के लिए, और जो टीजीटी को पढ़ाएगा वो 10th तक को पढ़ाने के लिए सफिशिएंट है। हर तरीके के टॉपिक को पढ़ा सकते हैं। तो जो टीजीटी वाले हैं वो 9th 10th की कोई पोएम ले लीजिए मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग, और जो पीआरटी वाले हैं 4th 5th के क्लास की कोई पोएम ले लीजिए एनसीईआरटी की, और उस पर अपनी पकड़ अच्छी बनाइए, अच्छे से उसको प्रिपेयर करिए। तो भाई मॉडल रीडिंग में क्या है, जैसे मान लो मेरे को एक कविता पढ़ानी है, तो मैं उस कविता का नाम है स्वदेशो। अभी मुझे याद है, मैं आप लोगों को वही सुना देती हूँ। वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश ना जगा सका उस जीवन का कोई सार नहीं, जो चल ना सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वो पहुंच सकेगा पार नहीं। इस तरीके से आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आप जैसे पोयम को प्रेजेंट कर सकते हैं, गा सकते हैं। अगर आपकी आवाज गाने में बहुत अच्छी है तो आप गा भी सकते हैं, वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो मॉडल रीडिंग हो गई ये। फिर लाउड रीडिंग होगी नहीं, फिर आते हैं डिफिकल्ट वर्ड। तो जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उसमें, जैसे मैंने बोला स्वदेश,
तो स्वदेश का मतलब होता है हमारा देश। इस तरीके से आपको उसको एक्सप्लेन करना है। और एक चीज और ध्यान रखना, जब आप बोर्ड पर लिख रहे होंगे तो आपका फेस जो है ऐसे होना चाहिए, मतलब आप इस तरीके से लिखेंगे। अगर आप पूरी तरीके से ऐसे लिखेंगे तो इस चीज के लिए भी आपको टोका जा सकता है कि आप अगर लिख रहे हैं और पीछे कोई स्टूडेंट जो है इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है तो आप उसको कैसे देखेंगे। तो आपको जब लिखना है, जब आप लिख रहे हैं इस कंडीशन में हमारा देश, तो आपका जो लुक है वो इस तरीके से होना चाहिए, मतलब आप दोनों साइड क्या करो, टर्न कर सको, ताकि बाद में वो इस चीज की कमी ना निकालें कि आप जब बोर्ड पर लिख रहे थे तो आप उस टाइम पे कैसे मैनेज करेंगे अगर क्लास में कोई बच्चा इनडिसिप्लिन कर रहा है या किसी ने किसी को मार दिया या कुछ कर दिया। तो जब आप बोर्ड पर लिखेंगे तो आपका जो एंगल है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। आप यहाँ पर भी फेस और यहाँ पर भी फेस, लिखते लिखते भी आपको एक्सप्लेन करना है। बच्चों, स्वदेश का मतलब होता है हमारा देश, इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं डिफिकल्ट वर्ड जो भी होंगे आपके, 4-5 डिफिकल्ट वर्ड्स आप लोग लिख लीजिएगा। जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखेंगे, ये मत करिएगा कि इंग्लिश में वर्ड लिख दिया और हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको नहीं। इंग्लिश वाले इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी वाले हिंदी टू हिंदी, मतलब जनरल थोड़ा डिफिकल्ट वाला वर्ड जो है उसका सिंपल हिंदी बतानी है, जो थोड़ा डिफिकल्ट वाला इंग्लिश का वर्ड है उसकी सिंपल इंग्लिश बतानी है। इस तरीके से आपको जो है डिफिकल्ट वर्ड्स बोलने भी है और बोलते बोलते लिखने भी है, क्योंकि जब आप एक्सप्लेन करेंगे ना तो ये जो डिफिकल्ट वर्ड जब बच्चों ने सुन लिए होंगे और समझ लिए होंगे तो वो खुद भी इसका मतलब बना पाएंगे, ठीक है। तो फिर आती है उसके बाद समरी। आपको समरी एक्सप्लेन करना होता है। जैसे मेरी पोयम थी स्वदेश, जो अभी मैंने आपको 4 लाइन सुनाई। स्वदेश में क्या है कि ये वो हृदय नहीं है पत्थर है। अब मैंने बच्चों को बता दिया हृदय का मतलब होता है दिल, तो बच्चे इस चीज को खुद बता भी सकते हैं कि दिल नहीं है पत्थर है, वो दिल ही नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब मैंने बच्चों को स्वदेश का मतलब बता दिया हमारा देश, तो मैं जब बच्चों से पूछूंगी बच्चों स्वदेश का प्यार नहीं मतलब, तो वो कहेंगे हमारे देश का प्यार नहीं, मतलब जिसमें अपने देश के लिए प्यार ना हो वो दिल दिल नहीं है पत्थर है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो भी आपने लाइंस 4, 5, 6, 8 जो भी बोली है उनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है, और उसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड है वो कोशिश करिए आप बोर्ड पर लिखिए। उसके बाद आपकी हैंडराइटिंग भी देखी जाती है, तो ऐसा ना हो कि आप मतलब इधर देखने के चक्कर में या आपने एंगल के चक्कर में गलत लिख दे। आपको हर चीज मेंटेन करके चलनी है, एक एक चीज वहां पे नोटिस की जाती है, और वहां पे एक साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं जो सिर्फ आपके बिहेवियर को नोटिस कर रहे होते हैं। कहीं आप डर तो नहीं रहे हैं, कहीं आप लिखते हुए हाथ पैर ना कांप रहे हो आपके, आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं है। तो कॉन्फिडेंट जब ही आएगा जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी आपका टॉपिक आप प्रेजेंट करने वाले हैं जाके डेमो में, उसको डेली प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ऑब्वियसली अब कभी भी रिजल्ट आ सकता है, और रिजल्ट आने के बाद मुश्किल से 10 से 15 दिन ही मिलेंगे, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी आपका टॉपिक है उसके प्रैक्टिस करते रहिए। समरी हो गया, उसके बाद है डिस्कशन। फिर हम बच्चों से डिस्कस करते हैं ना, बच्चों से रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं कि बच्चों बताओ आपने कभी, आप अपने देश से कैसे प्यार करते हो, आप अपने देश के लिए क्या क्या करते हो। तो ये हो गया एक काइंड ऑफ डिस्कशन। उसके बाद प्रॉबिंग क्वेश्चन। प्रॉबिंग क्वेश्चन में ये होता है कि हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चों हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो फिर बच्चे उसे बताएंगे, वो आ जाता है प्रॉबिंग क्वेश्चन में। रिकैपिचुलेशन मतलब पूरा उसको समराइज करना एक बार और फिर होमवर्क देना। ये यूजुअली जो होता है, ये पूरा लेसन प्लान बताया है मैंने, ठीक है। अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है आपको कि किस तरीके से आपको उसको फॉर्म करना है। जो पोएम के स्टेप्स होते हैं पढ़ाने के वो ये होते हैं, बट उसमें पोएम में आपको ऐड करनी है माइक्रो टीचिंग स्किल। मैं बता रही हूँ, अगर माइक्रो टीचिंग स्किल आप इनकलकेट करते हो अपने लेसन प्लान में तो आपके डेमो का लेवल यहाँ से बिल्कुल यहाँ हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को ये बात शुरू में ही बता दी है कि हालांकि हमारा जो चैप्टर होता है वो 35 to 40 मिनट्स का होता है लेसन प्लानिंग, बट हमें वहां पे 6 मिनट के अंदर उसको इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव, क्रिएटिव बनाना है, जिससे जो वहां पे बैठे होंगे पैनल में सर मैम जो भी, उनका ध्यान खींचना चाहिए। ऐसा होना चाहिए आपके वो 5-6 मिनट की तैयारी। तो अब उसके लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इंटरैक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको यूज करनी है माइक्रो टीचिंग स्किल्स। जैसे इंट्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन, ये तो आप लोग सभी यूज कर लेंगे। जाते हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले
इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन देने के लिए बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करते हैं। जैसे मेरी कविता का नाम था स्वदेश, तो क्वेश्चन पूछूंगी, बच्चों आपको पता है देश क्या होता है? तो उस टाइम पे जो पैनल होंगे वो ही आपके इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि हाँ, देश का मतलब है जिस जगह में हम रहते हैं, जो हमारी धरती है उसी को हम देश कहते हैं। अच्छा बच्चों, तो बताओ फिर आप देश के लिए क्या क्या करते हो? तो बच्चे बताएंगे कि हम देश में 15 अगस्त मनाते हैं, हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम जो इसका झंडा होता है उसकी रक्षा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जो भी उनको आंसर देना होगा वो आंसर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको 2 से 3 2 ही क्वेश्चन करने हैं और तीसरे क्वेश्चन पे आपको डायरेक्ट उनको टॉपिक पे लेके आना है। तो बच्चों आपको पता है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कविता, जिसमें जो ये कवि है वो हमें बताते हैं कि हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो बच्चों हमारी कविता का नाम है स्वदेश। इस तरीके से जिस टाइम पे आप इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे तो कविता का नाम आप हेडिंग में डालेंगे स्वदेश। जो भी आपकी कविता आप वहां पे लिख सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको करना है प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करने के लिए, ताकि बच्चे कनेक्ट कर पाए कि हाँ ये तो हमें वही पढ़ा रही हैं जो हमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता है। अदरवाइज उनको बिल्कुल न्यू टॉपिक लगता है तो वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, मतलब आपको प्रीवियस नॉलेज की बच्चों जो उनको आता है ऑलरेडी उससे अपने टॉपिक को कनेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद इसके साथ ही मतलब जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो रीइंफोर्समेंट मेथड का यूज कर सकते हो, क्योंकि शुरू में क्वेश्चन होते हैं फिर एंड में जाके क्वेश्चन होते हैं, तो इसीलिए एंड तक तो आपको जाने दिया जाएगा नहीं। तो बीच में ही जैसे बच्चे जवाब दे रहे हैं ना कि हम तो देश के लिए सम्मान करते हैं, देश का सम्मान करते हैं, देश के वीर जवानों का सम्मान करते हैं, तभी आपको कहना है बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलना है। रीइंफोर्समेंट है ये आपको यहीं पे ऐड करनी है प्रीवियस नॉलेज वाले क्वेश्चंस के साथ। जब बच्चे जवाब देंगे, बच्चे नहीं ऑब्वियसली वहां जो सर मैम बैठे होंगे वही आपका आंसर करेंगे, तो उनको कहना है वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, ठीक है। तो आइए चलते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग रीइंफोर्समेंट का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टिमुलस वेरिएशन। ये तो टीचर्स को क्या होता है अपने हाव भाव में, सिचुएशन में, आवाज में, हर चीज में चेंज करना पड़ता है, कुछ वेरिएशन लाना पड़ता है जिससे उनका ध्यान आपकी तरफ खींचा चलाए। तो जब हम आप कविता पढ़ेंगे ना तो ये वो दिखाएगा स्टिमुलस वेरिएशन। जैसे मैं कहीं पे आवाज कम करूंगी, कहीं ज्यादा करूंगी, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश ना जगा सका उस जीवन का कोई सार नहीं, जो चल ना सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वो पहुंच सकेगा पार नहीं। तो ये क्या है, ये चेंज है, मतलब उतार चढ़ाव, और इस तरीके से आपको उसको बोलना है कि जो उनका ध्यान है वो खिंचा चला है, ठीक है। तो यही है स्टिमुलस वेरिएशन। आई होप ये 3 चीज आपको समझ आ गई होगी। इंट्रोडक्शन स्किल कैसे यूज करनी है, रीइंफोर्समेंट स्किल कहाँ यूज कर सकते हो आप लोग, स्टिमुलस वेरिएशन कहाँ यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है, आपने ये कर लिया, फिर आता है ब्लैक बोर्ड यूज, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। जब आप ये कविता पढ़ लेंगे तो आप यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे और आपका एंगल ऐसा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो जब आप वर्ड मीनिंग लिख रहे होंगे उस टाइम पे आपको कनेक्ट भी करना है। जैसे स्वदेश का मतलब होता है हमारा देश, और साहस का मतलब होता है हिम्मत। लिखना भी है और साथ साथ बोलना भी। ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हो तो लिखने लग गए और आपका बैक पूरा नहीं दिखना चाहिए, कुछ इस तरीके से आपका रिएक्शन होना चाहिए इवन जब आप लिख भी रहे हो तो भी। ये बात ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी बातें और इस चक्कर में आपके इंटरव्यू में जो है मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक हो गया, स्टिमुलस वेरिएशन आ गया। इसके बाद जब आपने उन्हें पढ़ा दिया तो अब आपको आना है, पढ़ा दिया ब्लैक बोर्ड यूज करके, आपने जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो भी लिखवा दिए। इसके बाद है एक्सप्लेनेशन। अब आप एक्सप्लेन करेंगे अपने शब्दों में, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया भी कि वो दिल ही नहीं है पत्थर है जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं होता, और जो जीते जी अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाया उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से आपको उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर आता है इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। जैसे मैं बोल रही हूं जो जीते जी कुछ नहीं कर पाया वो उसका जीवन व्यर्थ है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल कैसे दे सकती हूँ। आप लोग देखिए बच्चों,
कि किस तरीके से जो हमारे देश के वीर जवान थे जिन्होंने देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी, उन्हें कैसे याद किया जाता है, और जो ऐसे ही मर गए, जो देश के लिए कुछ नहीं कर पाए, उन्हें कोई जानता भी नहीं है। तो ये क्या कर दिया हमने, इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। फिर हम बच्चों से भी पूछ सकते हैं, बच्चों क्या आप कुछ हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उनके नाम बता सकते हैं? तो फिर वो उनके नाम बताएंगे, तो वो एग्जाम्पल भी हो गया। इस तरीके से आपने ये सारे जो माइक्रो टीचिंग स्किल्स था इनका यूज कर लिया। अब मुझे लगता है इतना आपको सेटअप करने में 5 से 6-10 मिनट लग ही जाएगा, और इस 10 मिनट के अंदर ही आपको बोल दिया जाता है कि ठीक है, हम लोगों ने देख लिया आप कैसा पढ़ाते हैं, आप आकर बैठ जाइए। तो आई होप ये जो पोम वाला एक्सप्लेन किया है मैंने, पोम के क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। और दूसरा, माइक्रो टीचिंग स्किल्स को कैसे, कहाँ पे, कब यूज करना है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रहता है तो पूछ लीजिएगा, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो लैंग्वेज से हटके है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से उसको क्रिएटिव वे में पढ़ाया जा सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो पीआरटी और टीजीटी वालों के लिए हेल्पफुल रहेगी, और अगर आप लोगों को और कुछ पूछना होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।